आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर पर फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी उसके साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब लाइट रिएक्शन में बनता क्या है, तो लाइट रिएक्शन में बनती है ATP और बनता क्या है NADPH। ये कैसे बनता है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है पता चल चुका है। कितने टाइप के पिगमेंट हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें हो गई हैं। लाइट रिएक्शन भी हम लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हो गया है, स्प्लिटिंग भी हो गई है। तो हेडिंग ये है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डालें हेडिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेडिंग में जितने सारे शब्द लिखे हैं, आगे जाओ आगे। जैसे इसमें एक शब्द है फास्फोराइलेशन, पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके आगे शब्द है फोटो। तो फोटो फास्फोराइलेशन अलग है और फास्फोराइलेशन अलग है। फिर उसके आगे नॉन साइक्लिक है और उसके आगे साइक्लिक है। तो पहले ये तो समझ में आए कि फास्फोराइलेशन क्या है, फिर ये समझ में आ जाएगा कि फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि नॉन साइक्लिक क्या है और साइक्लिक क्या है। तो मेन चीज पहले ये समझना है कि फास्फोराइलेशन क्या है। अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे इधर। इधर देखिए, देखिए फास्फोराइलेशन है क्या। तो होता यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास ये क्वालिटी है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज होने वाले को ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से मिलेगी एनर्जी। अब सवाल यह एनर्जी निकल गई तो करेंगे क्या, तो इस एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे और बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको स्टोर करेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उसको स्टोर करना है बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। तो इस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे कहाँ, स्टोर इन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने का मतलब यह है, बैठा लो, मतलब यह है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई ना कोई बॉन्ड बना लो। तो जब बॉन्ड बनाने में एनर्जी लग जाएगी, इसका मतलब उसी फॉर्म में स्टोर हो गई। तो बॉन्ड बनाएंगे कैसे, तो करते क्या है कि ADP में फास्फेट जोड़ दीजिए तो बनेगा क्या, ATP। अब ADP में फास्फेट जोड़ के ATP बनाना है, इसका मतलब एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें ADP से ATP बनाए, इसका मतलब क्या है, फास्फेट को इसमें जोड़ा है
ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें फास्फेट को किसी में जोड़ा जाए उसी का नाम क्या होगा? फास्फोराइलेशन। फिर से सुन लेते हैं बेटा, उसको खुला रहने दो थोड़ी देर। हाँ ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी उसको ट्रैप कर लेगा और उसको स्टोर करेगा किस फॉर्म में? बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने का मतलब है कि उस एनर्जी से कोई बॉन्ड बना लो तो उसी के अंदर वो एनर्जी रहेगी। कैसे? क्या करेंगे? एडीपी में पी जोड़ेंगे तो बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, तो एडीपी में पी जोड़ोगे तो एटीपी बनेगा। ऐसी कोई भी प्रोसेस जब फास्फेट को किसी में जोड़ा जाता है तो उसी को कहते क्या है? फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन क्या है? अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। तो फास्फोराइलेशन वास्तव में प्रोसेस है ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। और जब जब एटीपी फॉर्मेशन होगा तब तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। अब ध्यान से सुनेंगे, एटीपी कहाँ कहाँ बनता है? तो एटीपी दो जगह बनता है। फास्फोराइलेशन होता है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है इसका मतलब हो किस में रहा है? फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। और कहां होता है? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब किसमें हो रहा है? रेस्पायरेशन में हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्फोराइलेशन या एटीपी का बनना कहां होता है, तो आप कहोगे दो जगह होता है। एक कहां? क्लोरोप्लास्ट में। एक कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में भी होता है, इसका मतलब रेस्पायरेशन में भी होता है। अब अगर फोटोसिंथेसिस में एटीपी बना रहे हो तो इसको कहोगे क्या? तो इसी को कहोगे फोटो फास्फोराइलेशन। लेकिन अगर रेस्पायरेशन में एटीपी बना रहे हो तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लिखो नहीं, सुनो ध्यान से। अभी इसका नाम फोटोफास्फोराइलेशन है और इसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। क्यों? तो फोटोसिंथेसिस में जो फास्फोराइलेशन होगा वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। इसका मतलब एटीपी बनने के लिए जो एनर्जी होगी वो लाइट की एनर्जी यूज करेंगे। तो अगर लाइट की एनर्जी यूज करके एटीपी बनाओ तो नाम क्या रखोगे? फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये यूज क्या करेंगे? यूज लाइट एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, इसका नाम ऑक्सीडेटिव क्यों है? तो जब हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ते हैं तो रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी उसका इस्तेमाल करेंगे, इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव। तो इसमें यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी निकलती है उससे अगर इस्तेमाल करके हमने एटीपी बना ली तो क्या कहोगे? ऑक्सीडेटिव। और अगर हमने लाइट वाले का इस्तेमाल कर लिया तो क्या कहोगे? फोटोफास्फोराइलेशन। तो मेन ओवरव्यू देखो क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये योग्यता है कि वो किसी ऑक्सीडाइज होने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल लेगा और उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में स्टोर कर लेगा। अब बॉन्ड एनर्जी में स्टोर करने का मतलब है बॉन्ड बनाना पड़ेगा।
तो एडीपी में फास्फेट जोड़ोगे तो बॉन्ड बनेगा और एटीपी बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जब किसी मॉलिक्यूल में फास्फेट जोड़ा जाता है तो उसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। एडीपी में जोड़ के एटीपी बनाओगे तो भी फास्फोराइलेशन कहेंगे। अब फास्फोराइलेशन दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फास्फोराइलेशन होता है उसका नाम ऑक्सीडेटिव, और क्लोरोप्लास्ट में जो होता है उसका नाम फोटोफास्फोराइलेशन। दोनों में मेन फर्क ये है कि जब एटीपी बनाने के लिए लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका नाम फोटोफास्फोराइलेशन, और जब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एनर्जी इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ना है, अभी लिखिएगा नहीं। फोटोफास्फोराइलेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है क्या, साइक्लिक। क्या अंतर होता है अभी हम बताएंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटोफास्फोराइलेशन भी दो प्रकार का, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और कौन सा, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। इतना लिख लो पहले। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, जो बनाया था उसी को दोबारा बनाया है, बस एक्सेप्टर के हमने यहाँ नाम लिख दिए हैं। लास्ट वाले में यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा था, बस इतना ही है। शुरू करें, देखें क्या है। आपको पहले से ही पता है कि यदि पिगमेंट सिस्टम 1 पर और पिगमेंट सिस्टम 2 पर लाइट आती है तो इनका रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। लेकिन ये भी पता है कि यहाँ जो लाइट आएगी वो किस वेवलेंथ की होगी, 680 नैनोमीटर की होगी, और यहाँ वाली, यहाँ जो लाइट होगी वो 700 नैनोमीटर की होगी। मान लेते हैं कि 680 नैनोमीटर तक की लाइट आई तो ये पहले एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 680 तक की लाइट आएगी तो ये पहले एक्टिवेट हो जाएगा। 680 में ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ये इंतजार करेगा कि हो सकता है हमको 700 मिल जाए, तो इस नाते ये पहले एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि इसको मैक्सिमा मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि 680 नैनोमीटर की लाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकलते ही कोई ना कोई इसका एक्सेप्टर होगा। तो पिगमेंट सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आंसर देंगे प्लास्टोक्यूनान, शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ये साइटोक्रोम को दे देगा, और साइटोक्रोम दो हैं, एक का नाम है साइटोक्रोम B6, एक का नाम है साइटोक्रोम F। ये भी अपने पास नहीं रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम प्लास्टोसाइनिन, शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F जा रहा था तभी ADP से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। एक और बात, मान लेते तब तक 700 नैनोमीटर की लाइट आ गई और ये भी खुश हो गए, ये भी एक्साइट हो गए, तो यहाँ से भी क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इनके इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ना मिले तो हम आराम से क्या लगा देंगे, फेरिडॉक्सिन लगा देंगे। तो पिगमेंट सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक बार आ चुका है। इन जनरल आंसर फेरिडॉक्सिन मिलता है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन मिल गया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स तो आप वो लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स मिले चाहे फेरिडॉक्सिन मिले, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, FNR। फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये NADP प्लस को दे देगा और NADP प्लस रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH प्लस H प्लस में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ से गया, यहाँ से चला, यहाँ यूज हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन वापस किसी फोटो सिस्टम को आया है,
तो ना तो इसका वापस आया है ना तो इसका वापस आया। इसने कहा हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दीजिए, तो इसने अपना इनको दे दिया। फिर इसने कहा हमारा वापस करिए, तो किसने दे दिया? वाटर ने दिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी फोटो सिस्टम में वापस लौट के आया है? कहोगे वापस लौट के नहीं आया है, इसी नाते इसका नाम नॉन साइक्लिक है। इस दौरान एटीपी बना है, इसी नाते इसका नाम फास्फोराइलेशन है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में पहला सवाल, बताओ PS1 काम करेगा कि PS2? कहोगे दोनों काम करेगा। पहले कौन करेगा? PS2। फिर कौन करेगा? PS1। क्या इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा? सर्कुलेट नहीं करेगा। इस पूरे सिस्टम में क्या क्या बनेगा? तो कहोगे दो चीजें, ATP भी बनेगी और NADPH2 भी बनेगा, या NADPH+H+ भी बनेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, इस पूरे सिस्टम में कुछ गलत पढ़ा दिए तो चुप रहोगे। इस पूरे सिस्टम में एक और खास बात है कि यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, और जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन भी क्या होगा? रिलीज होगा। इसका मतलब देखिए, बना रहे थे ATP, बन गया साथ में NADPH2, एक अच्छी चीज, और साथ में क्या मिल गया? ऑक्सीजन, दूसरी अच्छी चीज। तो नॉन साइक्लिक से क्या 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 मिलेगा? तो कहोगे ATP भी मिलेंगे, NADPH2 भी मिलेंगे और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहाँ होगा? तो कहोगे क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा? तो तीन ऑप्शन है, एक है ग्रेना लैमेली, एक है स्ट्रोमा लैमेली और एक है मैट्रिक्स। एक है ग्रेना लैमेली, एक है स्ट्रोमा लैमेली, एक है मैट्रिक्स। तो कहाँ होगा? तो भैया लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और लाइट रिएक्शन तो मेम्ब्रेन सिस्टम पर होती है, या तो ग्रेना लैमेली पर होगा या तो स्ट्रोमा। कहाँ होता है? हमको कोई जल्दी नहीं है, हम ही को बताना भी है, हमसे पूछना चाह रहे हैं कि देखिए कोई दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है। कहाँ होगा? ग्रेना लैमेली पर कि स्ट्रोमा लैमेली पर? स्ट्रोमा लैमेली पर यह रिएक्शन कभी नहीं हो सकती है। क्यों? स्ट्रोमा लैमेली की दो समस्याएं हैं। स्ट्रोमा लैमेली में पिगमेंट सिस्टम 2 नहीं पाया जाता है। तो क्या अगर पिगमेंट सिस्टम 2 नहीं होगा तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और स्ट्रोमा लैमेली पर ये NADP रिडक्टेज भी तो नहीं होता है। तो क्या ये आप स्ट्रोमा लैमेली पर चला पाओगे? कहोगे नहीं। तो फिर चलेगा कहाँ? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा? ग्रेना लैमेली पर चलेगा। क्यों चलेगा ग्रेना पर? तो कहोगे दो चीजें, ग्रेना पर PS1 भी है और PS2 भी है, और ग्रेना पर NADP रिडक्टेज भी है। फिर से सुन लेते हैं, 5 पॉइंट लिख लेंगे। पहला सवाल, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में ये हो रहा है कि दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। पहले PS2 कर रहा है, फिर PS1 कर रहा है। नॉन साइक्लिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में हमको ATP भी मिलेगा, NADPH2 मिलेगा। नॉन साइक्लिक में वाटर भी टूटेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगी। नॉन साइक्लिक कहाँ होगा? तो आंसर देंगे ग्रेना लैमेली पर, स्ट्रोमा पर नहीं होगा। क्यों? तो कहोगे ग्रेना लैमेली पर PS1 भी है और PS2 भी है, और स्ट्रोमा लैमेली पर PS2 नहीं है और NADP रिडक्टेज भी नहीं है। तो जो लिख रहा हूं उसे लिखें। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, और जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं लिख डालिए। बातचीत ना करें, दोनों काम करेंगे, बस पहले काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन
नेवर सर्कुलेट बैक इन एनी फोटो सिस्टम, किसी में वापस नहीं आएगा। दोनों चीजें, बोथ एटीपी एंड NADPH क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। वाटर की स्प्लिटिंग होगी कहाँ, एट PS2, इसी नाते रिलीज होगा किसका, ऑक्सीजन का। कहाँ होगी, एट ग्रेना लैमली। कहाँ नहीं होगी, नॉट एट स्ट्रोमा लैमली। यहां क्यों होगी, क्योंकि ग्रेना लैमली हैव, दोनों चीजें हैं यहां, बोथ PS1 एंड PS2, और क्या हैव NADP रिडक्टेज। और यहां क्यों नहीं होगी, तो कहोगे नॉट हैव PS2, और क्या, नॉट हैव NADP रिडक्टेज एंजाइम। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। अभी इसको लिख लीजिए, फिर एनसीईआरटी से इसको दिखाते हैं कैसे लिखा है। दो तीन रटने वाले सवाल, पीछे 3 नए शब्द पढ़े हो, एक पढ़े हो प्लास्टोक्यूनॉन, एक पढ़े हो साइटोक्रोम, एक है प्लास्टोसाइनिन, एक है फेरिडॉक्सिन। ठीक है, ये सब मिले हैं। इसमें से आयरन कंटेनिंग कौन है, आयरन कंटेनिंग, तो साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग है, और साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग है, फेरिडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग है, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी आयरन कंटेनिंग है। इसमें कॉपर कंटेनिंग कौन है, तो कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन है। ये 2 सवाल खूब आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, कॉपर कंटेनिंग और आयरन कंटेनिंग। लिखाएं तो 2 स्पेशल बातें लिख लेंगे। आयरन कंटेनिंग, तो आयरन कंटेनिंग में सबसे बढ़िया नाम कौन कौन डालोगे, तो आयरन कंटेनिंग में एक तो साइटोक्रोम लिखोगे, एक लिखोगे फेरिडॉक्सिन, और एक लिखोगे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉपर कंटेनिंग कौन है, तो कॉपर कंटेनिंग में डालोगे प्लास्टोसाइनिन। अच्छा, NADP का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। लिख दें,
लिख लो भाई, NADP निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है। एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आयरन कंटेनिंग कौन और कॉपर कंटेनिंग कौन? इसका मतलब अभी जो हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़े थे, बस उसी के कुछ कंपोनेंट यहाँ लिखे हैं, कुछ नया नहीं लिखा है, बस कुछ घटा ही है, बढ़ा कुछ नहीं है। देखो क्या हुआ है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें केवल एक फोटो सिस्टम PS1 काम करे, PS2 काम ना करे, उसका दो ऑप्शन है। क्यों काम नहीं करेगा भैया, क्यों काम नहीं करेगा? अब लिखे नहीं, बताएं क्यों काम नहीं करेगा? नाराज है? तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि PS2 है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो काम कैसे करेगा? गलत बात है। और दूसरा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो है लेकिन तभी काम नहीं करेगा जब लाइट केवल 680 और 700 के बीच की डाली जाए, बस उसके नीचे ना डाली जाए। तो अगर 680 और 700 के नीचे की लाइट डाले तब तो काम करेगा PS2, लेकिन अगर 680 के ऊपर और 700 के बीच की लाइट डालेंगे तो PS2 होगा, तब भी काम नहीं करेगा। फिर से सुनते हैं, जब केवल PS1 काम करे, इसका मतलब PS2 काम ना करे। क्यों? दो ऑप्शन, या तो PS2 है ही नहीं तो काम नहीं करेगा, और है फिर भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब लाइट ऐसी मिल रही है जो 680 के क्या है, ऊपर है, नीचे की है ही नहीं। दो ऑप्शन। चलिए, लाइट मिल गई, PS1 काम किया, इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया? फेरिडॉक्सिन के पास गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब क्या करे? इसकी तो आदत थी कि इलेक्ट्रॉन किसको देना था? FNR को देना था, लेकिन FNR भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा तो रहेगा नहीं। इसको पता चला कि बगल में ही क्या है, साइटोक्रोम B6 का इलेक्ट्रॉन उन्हीं को दे देते हैं। अब वहां आ जाएगा तो साइटोक्रोम F, वहां आ जाएगा तो प्लास्टोसाइनिन, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ गया? PS1। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी फोटो सिस्टम से निकले और घूम के फिर यहीं आ जाए तो उसी को क्या कहोगे? साइक्लिक कहोगे। इसमें लेकिन ATP बन गई है, तो नाम क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहला सवाल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? तो कहो PS1 काम करता है, PS2 काम नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता वो एक अलग मसला है। इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है विद इन द फोटो सिस्टम, दूसरा सवाल। तीसरा, इसमें ATP तो बनी है, दिख रही है, लेकिन चूंकि फेरिडॉक्सिन ने FNR को नहीं दिया है तो NADP तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो क्या NADPH बना? नहीं बना। तो ATP तो बना लेकिन NADPH नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जहां यह घटना हो रही है वहां NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, इस नाते नहीं बना। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लेकिन क्या क्या इस्तेमाल यहाँ हो रहा है? तो PS1 इस्तेमाल हो रहा है, फेरिडॉक्सिन इस्तेमाल हो रहा है, साइटोक्रोम B6 भी हो रहा है, F भी हो रहा है, प्लास्टोसाइनिन भी हो रहा है। तो इसमें उसमें अंतर बता दो बस। तो कुल 6-7 अंतर हैं, सुन लीजिए, लिखिए। वहां दोनों काम करते हैं, यहां केवल एक करता है। कौन? PS1। कौन नहीं करता है? PS2। वहां इलेक्ट्रॉन कभी सर्कुलेट नहीं करता, यहां सर्कुलेट करता है। वहां ATP और NADPH2 दोनों बने थे, यहां ATP बना लेकिन NADPH2 नहीं बना। वहां वाटर की स्प्लिटिंग भी हुई थी, यहां नहीं होगी। तो वहां ऑक्सीजन निकली थी, यहां नहीं निकलेगी। अब ये होगा कहां? तो इन जनरल ये स्ट्रोमा लैमेली पर होता है। इन जनरल ये स्ट्रोमा लैमेली पर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी दो समस्याएं हैं, ना तो स्ट्रोमा लैमेली पर PS2 है और ना ही स्ट्रोमा लैमेली पर NADP रिडक्टेज है। तो लिखो बगल में।
ओनली PS1 एक्ट काम करेगा, कौन नहीं करेगा? नॉट PS2। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड इन फोटो सिस्टम। तीसरा, ओनली ATP सिंथेसिस, क्या नहीं बनेगा? नॉट NADPH, नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसी नाते नो O2 रिलीज। पांचवा कहां होगा? तो सामान्यतः ये होता है स्ट्रोमा लैमेली एट स्ट्रोमा लैमेली। ब्रैकेट में एक बात और लिख रहे हैं, भी एक्सप्लेन करेंगे। मे आल्सो एट ग्रेना लैमेली। कलर बदल के लिखा है क्योंकि उसका मतलब कुछ और बताते हैं अभी क्यों। अभी हम लोग यहीं फोकस करेंगे। ये स्ट्रोमा लैमेली पर होता है क्यों? बिकॉज, उसके दो कारण है। क्या? बिकॉज PS2 एब्सेंट कहां? एट स्ट्रोमा लैमेली। एक और दूसरा क्या कारण है? NADP रिडक्टेज भी क्या है? एब्सेंट एट स्ट्रोमा लैमेली। कारण बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक सही है। अब सिर्फ एक चीज समझनी है, ये ग्रेना लैमेली पर भी हो सकता है। अब लिखना बंद करो, इधर देखो। ग्रेना लैमेली पर क्यों होगा? वहां तो PS2 भी है और वहां तो NADP रिडक्टेज भी है, फिर भी हम कह रहे हैं कि वहां साइक्लिक हो सकता है। क्यों होगा? तो एक काम करें, लाइट ये ना डाल दें। अगर ग्रेना लैमेली पर 680 के ऊपर की लाइट डालें तो बताओ क्या होगा? तो 680 के ऊपर की लाइट डालोगे तो PS2 काम ही नहीं करेगा, और जब PS2 काम नहीं करेगा तो फिर नॉन साइक्लिक की जगह क्या चलने लगेगा? साइक्लिक चलने लगेगा। तो ग्रेना पर चलता क्या था? नॉन साइक्लिक, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? लाइट मिल गई केवल ये वाली, तो ग्रेना पर क्या चलने लगेगा? तो ग्रेना पर भी चलने लगेगी क्या? साइक्लिक। तो ग्रेना पर साइक्लिक अगर चलाना चाहते हो तो कैसे चलाओगे? ओनली व्हेन, ये कब होगी? ये कब होगी? जब क्या दे दिया जाए? लाइट अवेलेबल एबव 680 नैनोमीटर। अगर 680 से ज्यादा की लाइट मिल रही है तो ग्रेना पर भी क्या होने लगेगा? साइक्लिक चलने लगेगी। व्हेन लाइट अवेलेबल ओनली एबव 680 नैनोमीटर। काम की बात समझ में आई? ग्रेना पर साइक्लिक चलवाना है, कैसे चलेगा? तो अगर ग्रेना पर साइक्लिक चलवाना है तो एक काम करो, लाइट कितनी दे दो? 680 के ऊपर की दे दो, तो तुरंत यहां भी क्या चलने लगेगी? साइक्लिक। लिखो, ग्रेना लैमेली पर कौन सा? तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों। स्ट्रोमा पर केवल साइक्लिक, खत्म। लिखो, एट ग्रेना लैमेली बोथ नॉन साइक्लिक एंड क्या? साइक्लिक एट
स्ट्रोमा लैमेली ओनली साइक्लिक, पलट देते हैं। नॉन साइक्लिक कहां होता है? ओनली एट ग्रेना लैमेली। साइक्लिक कहां होता है? एट बोथ ग्रेना एंड ये दो व्यू अलग हैं और ये दो व्यू अलग हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। सबने लिख लिया है? एनसीईआरटी ओपन करो। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये योग्यता है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसकी एनर्जी, कहां से? ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से, और इसको स्टोर कर सकते हैं किस फॉर्म में? बॉन्ड एनर्जी। कोई भी स्पेशल सब्सटेंस जैसे एटीपी कैरी करेगा इसी एनर्जी को, कहां पर? अपने बॉन्ड पर। ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें एटीपी बने, कहां? सेल में। उसका नाम क्या रखोगे? फास्फोराइलेशन। अब दो जगह करेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। फोटोफास्फोराइलेशन सिंथेसिस है किसकी? एटीपी की। कहां से? एडीपी से। और कहां? फास्फेट से। किसके प्रेजेंस में? लाइट। और अगर ऑक्सीडेटिव होता तो वहां ऑक्सीडेशन के। जब दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे लाइन से, पहले कौन करेगा? PS2, बाद में कौन करेगा? PS1। तो प्रोसेस का नाम नॉन साइक्लिक होगा। जब दोनों फोटो सिस्टम कनेक्ट होंगे किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जैसा पहले कहां देखे थे? जेड स्कीम में देखे थे, तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा और NADPH2 भी बनेगा इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से। लेकिन जब केवल क्या हो? PS1 फंक्शनल हो, तो ये देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड विद इन द फोटो, घूमता रहेगा। और लेकिन एटीपी बन जाएगी तो फास्फोराइलेशन हो जाएगा। कह रहा है इसकी अक्सर लोकेशन क्या लिखा? पॉसिबल लोकेशन, मतलब ज्यादातर संभावना है इसको कहां ये घटना होती है? तो लिखा है पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लैमेली। क्यों? तो क्यों को एक्सप्लेन किया गया है। यहां लिखा है कि तो मेम्ब्रेन है किसकी? लैमेली की। कहां की? ग्रेना की। वहां क्या पाया जाता है? PS1 भी और PS2। जबकि जो स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन है वहां क्या नहीं है? PS2। और क्या नहीं है? NADP रिडक्टेज भी नहीं है। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं जाएगा? NADP प्लस के पास नहीं जाएगा, तो वापस लौट आएगा किसके पास? PS1 के पास। किसके थ्रू? उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन है। साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP। नहीं बनेगा क्या? NADP और देखो लिखा है करा साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन आल्सो अकर। आल्सो लिखा है, हो सकता है। कब? जब केवल लाइट कौन सी मिले? लिखा है बियॉन्ड 680, मतलब 680 के ऊपर की मिले। तो अगर 680 के ऊपर की मिल रही है, भले ही वो ग्रेना लैमेली है, भले ही वो क्या है? ग्रेना लैमेली है, तब PS2 काम नहीं करेगा। और जब इससे काम नहीं करेगा, वैसे क्या चलाना पड़ेगा? साइक्लिक चलाना। तो अगर सिर्फ 680 के ऊपर की दे रहे हो तो सिर्फ क्या चलेगी? तो आंसर देंगे साइक्लिक चलेगी। हाँ, अगर नीचे की दे रहे हो
PS2 भी काम कर रहा है तो नॉन साइक्लिक भी चल सकती है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और खूब सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। आखिर चीज क्या है और कैसे, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं कंफ्यूज होने वाला। अब आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाए तो अलग मसला है बिल्कुल स्पष्ट। तो हेडिंग डालें केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कुछ लिखेंगे नहीं, देखेंगे इधर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या, तो सिर्फ छोटा सा जवाब है, यह वास्तव में मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है। सामान्यतया हम ये पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F जाता है तब एटीपी बन जाती है। ये बात बहुत दिनों तक रही, फिर वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, एटीपी बनने की असली मैकेनिज्म कुछ और है। उसी असली मैकेनिज्म का नाम क्या है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये है क्या? तो बढ़ा लीजिए, ये मैकेनिज्म है किसकी? एटीपी सिंथेसिस की। ये मैकेनिज्म कहती क्या है? तो ये कहती है कि एटीपी तो तभी बनेगी जब, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, लिखने का टाइम देंगे। एटीपी तभी बनेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। अब ये कौन सी चीज आ गई है? प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्रॉस मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन के एक्रॉस, अभी लिखो नहीं, सुन लो, जब मेम्ब्रेन के एक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा तो एटीपी बनेगी। तो लोगों ने पूछा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है और किस मेम्ब्रेन के एक्रॉस होगा? तो एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन किया गया है कि दो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, या तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन और या तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहा दो क्यों बता रहे हो? तो कहा एटीपी दो जगह बनाते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट में बनाएंगे और माइटोकॉन्ड्रियम बनाएंगे। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में बनाएंगे तो वो मेम्ब्रेन कौन सी होगी? थाइलेक्वाइड होगी। और अगर माइटोकॉन्ड्रियम बनाएंगे तो मेम्ब्रेन कौन सी होगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। कोई ऐसी दो जगह जिनके बीच प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में अंतर हो, उसी को प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे। देखो कैसे होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेक्वाइड है। ये है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और ये है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो ये जगह बेटा कौन सी? ये जगह न छापो, देख लो भी, ये जगह कौन सी है? तो ये जगह है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये जगह कौन सी है? ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। अब काम की बात देखें, होता यह है कि यहां पर भी H+ होते हैं और यहां पर भी H+ होते हैं। बस आपको यह बताना ज्यादा कहां होते, कम कहां होते। जहां को वहां ज्यादा कर देंगे। तो ल्यूमेन में ज्यादा होते हैं
और यहाँ क्या होते हैं, कम। तो अगर कम और ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका तो यही मतलब होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट है। फिर आ जाओ वापस, मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको पहले से पता कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये बाहर की मेम्ब्रेन और ये अंदर की मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ये जगह कौन सी है, ये हाँ बाद में फोन करोगे सर ये क्या है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जगह बता दो बस। तो इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अच्छा, अब ये बताओ कहां कहां H प्लस होता है। अच्छा, यहां क्या होगा, यहां होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां कहां H प्लस है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी H प्लस है और यहां भी क्या है, H प्लस है। बस ज्यादा बता दो कहां है। यहां ज्यादा होता है कि यहां ज्यादा होता है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, कम। जैसे हम ज्यादा कम कहेंगे, ये क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है। तब ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है वो किसके अक्रॉस है, तो कहोगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कम है और इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ज्यादा है। और क्लोरोप्लास्ट में ये है थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, इसके अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की तरफ कम है। तो यहाँ मेम्ब्रेन के इधर उधर कम ज्यादा है, यहाँ भी मेम्ब्रेन के इधर उधर कम ज्यादा है। इसी नाते यहाँ क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी तक क्या सुना है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती है कि एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो लोगों ने कहा ये बताओ कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किस मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा, तो कहा अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन क्रॉस। कहा कहाँ ज्यादा कहाँ कम होगा, तो कहा ये भी देख लो। अगर कहीं क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं तो थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में क्या होते हैं, ज्यादा, और बाहर क्या होते हैं, कम। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ज्यादा होते हैं और मैट्रिक्स में कम होते हैं। कहा ठीक है, ये भी समझ में आ गए। एटीपी कैसे बनेगी ये तो बताओ, असली चीज तो वही है, एटीपी ही बनाना है। तो कहा देखो, जहां प्रोटॉन ज्यादा हैं वहां से चलेंगे और जहां प्रोटॉन कम है वहां जाएंगे। तो बताओ प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा कि टूटेगा, जहां प्रोटॉन ज्यादा है वहां से चलेंगे, जहां प्रोटॉन कम है वहां जाएंगे। तो बताओ प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा कि टूटेगा। मतलब सिद्ध बनेगा कि ब्रेकडाउन होगा। अरे आप सोचो भाई, अगर मान लेते हैं कि यहां क्या है, ज्यादा, यहां क्या है, कम, तो पहुंचाते हैं भाई। यहां H प्लस क्या है, ज्यादा, और यहां H प्लस क्या है, कम, तो यहां से यहां जाएगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। और से देखो यहां कहां ज्यादा है, यहां H प्लस ज्यादा है और यहां H प्लस कम है, तो यहां से यहां जाएगा। तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में जाएगा
और यहाँ ल्यूमेन से कहाँ आएगा, स्ट्रोमा में आएगा, तो क्या बन जाएगा, तो एटीपी बनेगा। यहाँ एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी। और यहां देखो क्या हो रहा है, यहां भी तो वही घटना हो रही है। देखो H प्लस जब जाएगा, जगह कम पड़ गई है, इसको बिटाते हैं। तो एटीपी बनेगा। तो जब यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो एटी बनेगा, जब यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बनेगा। तो केमी ऑस्मोटिक एक बात और कहती है कि एटीपी बनती कब है, तो कहोगे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। तो पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ, तो बाद में उसको तोड़ेंगे, तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बनेगी। इसको लिखो। एटीपी फॉर्म व्हेन, कब, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन। कैसे, बाई मूविंग H प्लस कहां से कहां, फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो जाएंगे। अब कहां जाएंगे, तो भाई दो जगह बनना है तो दो अलग अलग जाएंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा कैसे, तो अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो बताओ कहां से कहां जाएंगे, ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड से स्ट्रोमा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड टू स्ट्रोमा। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो बताओ कहां से कहां जाएंगे, तो कहोगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस टू कहां जाएंगे, मैट्रिक्स। बढ़ा लो। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा जब प्रोटॉन मूव करेगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर। लेकिन चूंकि दो जगह प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, क्लोरोप्लास्ट में टूटेगा तब जब ल्यूमेन से कहां जाएगा, स्ट्रोमा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स। टूटेगा तो तब जब बना होगा, बनेगा कैसे, तो जो रियल चीज हमको समझनी है वो यही है, हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट across thylakoid membrane। यही रियल चीज है, और इसी चीज को समझाने के लिए वो एनसीईआरटी में बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, इसी हाउ को समझाने के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट होगा, तो पहले तो आप रट लेंगे कैसे जनरेट होगा, फिर समझ लेंगे क्या है। तीन तरीके सबने लिख लिया यहां तक। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट होगा, उसके सिर्फ तीन जवाब हैं, कोई भी आंसर मिल सकता है। शुरू करें, तो पहले जवाब लिख लीजिए, फिर अभी समझ में आ जाएंगे।
उसके 3 जवाब हैं। पहला जवाब है कि वाटर की स्प्लिटिंग से जो H प्लस बनेगा वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, ल्यूमेन में, तो भाई ल्यूमेन में H प्लस बढ़ जाएगा। दूसरा जवाब है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो H प्लस को पंप कर दिया गया, कहाँ से कहाँ, स्ट्रोमा से ल्यूमेन, तो ल्यूमेन में बढ़ जाएगा, ल्यूमेन में ही तो बढ़ाना है। और तीसरा है H प्लस ऑफ स्ट्रोमा कहाँ यूज हो जाएंगे, तो भाई स्ट्रोमा के जब यूज हो जाएंगे तो स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम, तो ल्यूमेन में अपने आप ज्यादा। देखो कैसे, ये मान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, ये मान लेते हैं थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। देख लो जरा, सिर्फ होता क्या है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है यहां कहीं, तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो उससे H प्लस रिलीज होगा, तो वाटर तोड़ दिया और वाटर के टूटने से क्या निकला, H प्लस कहाँ गिरा, ल्यूमेन में, ल्यूमेन में अपना H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये तो बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी तो यहां होता है, इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन चलता है, तो जब इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन चलता है तो प्रोटॉन को पंप कर दिया गया, यहां से यहां भेज दिया गया। अब बताओ कहां बढ़ेंगे, ल्यूमेन में बढ़ जाएंगे, स्ट्रोमा में घट जाएंगे, और बाहर ही तो NADPH2 बन रहा है। तो जब NADPH2 बनेगा तो इसमें H प्लस यूज भी तो होंगे, नहीं होंगे इसमें H प्लस, और अगर इसमें H प्लस यूज हो जाएंगे तो यहाँ H प्लस कम हो जाएंगे, तो रेस्पेक्ट में यहाँ H प्लस ज्यादा हो जाएंगे। जो NCERT में बड़ा सा डायग्राम बना है वो सिर्फ इस स्टेप को समझाने के लिए बना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। फिर से सुन लेते हैं, अंदर H प्लस बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला, वाटर की स्प्लिटिंग से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो अंदर ही गिरेगा, अंदर बढ़ जाएगा, बात खत्म। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो स्ट्रोमा से H प्लस को उठा के ल्यूमेन में पंप कर दिया गया, तो ल्यूमेन में H प्लस बढ़ गया। तीसरा, बाहर NADH2 भी तो बनाना है, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और ये हाइड्रोजन कहाँ का यूज हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑफ स्ट्रोमा यूज होगा, तो स्ट्रोमा में H प्लस कम, तो ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा। हमको सिर्फ ये बीच वाला स्टेप समझना है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में हाइड्रोजन पंप किए गए हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसी का डायग्राम NCERT में बना है। तो उस पूरे NCERT वाले डायग्राम में 2 चीजें समझाई गई हैं, ATP भी बना दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी दिखा गया। हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अलग देख लेंगे, ATP अलग देख लेंगे। हाँ, इनका अच्छा सवाल किसी और मन में है? इनका कहना है स्ट्रोमा में H प्लस आया कहां से, तो अभी ATP बनाएंगे तब पता चल जाएगा कहां से आया है। ठीक, बढ़े आगे। NCERT में जैसा डायग्राम बना है वैसा बना लीजिए, इस टाइप का डायग्राम बना है ऐसे। नीचे भी बना है लेकिन नीचे वाला ना बनाइएगा, केवल ऊपर वाला ही बनाना है, उसको समझ लेंगे अलग, नीचे वाले को समझ लेंगे अलग। सबने लिख लिया? फिर से सुन लेते हैं। ये है थाइलेक्वाइड, तो थाइलेक्वाइड की ये मेम्ब्रेन है, ये थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन है। ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा है, कहां से आए, 3 जगह से। पहला जगह देखो, पहला तरीका है कि वाटर यहीं टूटा था तो क्या रिलीज कर दिया, H प्लस। वाटर PS2 पर टूटता है ना, और PS2 अंदर की तरफ होता है, इसी नाते H प्लस अंदर गिर जाते हैं, तो अंदर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बात खत्म। ये तो बहुत सिंपल था। दूसरा देखो, आपको पहले से पता है कि यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकला, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, प्लास्टोक्विनोन को, तो चलो प्लास्टोक्विनोन को दे देते हैं। और प्लास्टोक्विनोन से कहा क्या गया था कि इलेक्ट्रॉन को दे देना किसको, साइटोक्रोम B6, और उससे कहा था किसको दे देना F, उसने BC, उससे PS1, ये चलना था। लेकिन यहां एक गड़बड़ी हो गई,
जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को मिलता है तो ये आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर को देने के बजाय अपने में जोड़ लेता है हाइड्रोजन, कहता है फायदा उठा लो, इलेक्ट्रॉन आया है तो प्रोटॉन जोड़ लो और जल्दी अपना नाम बदल लो, क्या कर लो, PQS2 कर लो। ये जल्दी इनको एहसास हुआ है तो गड़बड़ हो गया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुरंत अपना हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन अंदर छोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉन वापस यहां जा करके कहां पहुंच गया, साइटोक्रोम B6। जरा चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्विनोन के पास, कहा गया था देना किसको है, साइटोक्रोम B6 को, लेकिन दिए नहीं, क्या खींच लिए, हाइड्रोजन, और अपना नाम बदल के PQS2 कर लिए। थोड़े दिन खुश रहे कि हमारे पास प्रोटॉन भी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है। जल्दी इनको एहसास हो गया कि गलती हो गई है, क्या, इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6 को, और प्रोटॉन कहां रिलीज कर दिया, H+ में। तो इसका मतलब प्रोटॉन कहां रिलीज कर दिया, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में H+ क्या करेगा, बढ़ गया। तो देखो यहां से प्रोटॉन यहां आया, बाहर बेटा क्या है, स्ट्रोमा, और अंदर क्या है, ल्यूमेन। तो देखो प्रोटॉन पंप हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट किया जा रहा था तो स्ट्रोमा से H+ को पंप कर दिया गया, कहां, ल्यूमेन में। तो H+ क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन, फिर कहां जाएगा, पिगमेंट सिस्टम 1, और पिगमेंट सिस्टम 1 से कहां जाएगा, फेरिडॉक्सिन से कहां जाएगा, FNR। FNR क्या करेगा, FNR NADP+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH+H+। इसका मतलब इसमें H खर्चा हुआ ना, तो अगर H खर्चा हुआ तो वो H किसका खर्चा हो जाएगा, स्ट्रोमा। ये बहुत गलत बात है, स्ट्रोमा से H जा रहा है दो तरीके से, एक तो पंप किए दे रहे हैं अंदर, एक ये गलती कर रहे हैं, और बहुत सारा कहाँ यूज हो रहा है, NADP को रिड्यूस करने में। तो स्ट्रोमा में कम तो ल्यूमेन में क्या, ज्यादा। ये कौन सी जगह है, ल्यूमेन। यहां H+ क्या होंगे, मोर, तो पीएच क्या होगा, लेस। और यहां है स्ट्रोमा, यहां H+ क्या होंगे, लेस, तो पीएच क्या होगा, मोर होगा। ये भी पूछा जाता है, कहां पीएच ज्यादा, कहां पीएच कम, कहां H ज्यादा, कहां H कम। यहां H ज्यादा तो पीएच कम, और यहां H कम तो पीएच ज्यादा। बढ़ाओ, आखिरी सवाल, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर में से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर बाहर की तरफ हैं और कौन कौन से अंदर की तरफ हैं, बस। तो देखो यही शुरू करो, कुछ बढ़ाया नहीं, बहुत सिंपल सा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, PQ को मिला, ये PQH2 में कन्वर्ट हो गया, फिर भी ये PQ में कन्वर्ट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, प्रोटॉन यहां छोड़ दिया, बात खत्म। इसने इलेक्ट्रॉन इनको दिया, इसने इनको दिया, इसने इनको दिया, इसने इनको दिया, यहां पहुंच के ये रिड्यूस हो गया, बात खत्म हो गई। कौन कौन बाहर, कौन कौन अंदर, तो ध्यान से सुने, हमको बताते चले। PS1 अंदर, PQ बाहर, PQH2 अंदर, साइटोक्रोम B6 अंदर, PC अंदर, PS1 बाहर, फेरिडॉक्सिन बाहर, रिडक्टेज बाहर। कौन अंदर कौन बाहर, तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इनर साइड, बताओ। तो अंदर है PS2 और PQH2 और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और PC। अच्छा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ PQ और PS1 और फेरिडॉक्सिन और FNR, ये सब बाहर की तरफ।
अंदर की तरफ PS2 अंदर, PQS2 अंदर, साइटोक्रोम B6F अंदर और PC अंदर, और बाहर की तरफ PQ बाहर, PS1 बाहर, FD बाहर, FNR बाहर। चलो एनसीईआरटी खोलो। जरा बताओ, ल्यूमेन में H+ ज्यादा क्यों? 3 तरीके। पहला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंदर की तरफ होती है तो प्रोटॉन अंदर गिर जाता है, बढ़ गया। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमेन में पंप कर दिया गया तो बढ़ जाएगा। और तीसरा, स्ट्रोमा के H+ इस्तेमाल हो गए किसमें? NADP को रिड्यूस करने, तो स्ट्रोमा में कम तो ल्यूमेन में ज्यादा। क्लियर है? जरा एनसीईआरटी खोल लो। लिख लिया था बेटा, छूट गया? अच्छा लिख लो, अब इसको पढ़ लेते फिर खोलेंगे भी। चलो एक एक लाइन पढ़ेंगे। कह रहा लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज। सही बात है। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। कह रहा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म। कह रहा रेस्पायरेशन में भी तो और फोटोसिंथेसिस दोनों में क्या होता है? ATP बनती है। क्यों बनती है? तो अंदर हाईलाइट करिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। कह रहा इस समय का मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो कह रहा इस समय जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। और उस समय कौन सी मेम्ब्रेन होगी? उस समय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगी। कह रहा एक और डिफरेंस है। क्या? प्रोटॉन कहां इकट्ठा होगा? तो कहोगे इनर साइड या इनसाइड द मेम्ब्रेन, दैट इज कहां इकट्ठा होगा? लेकिन अगर हम रेस्पायरेशन में बात करें तो प्रोटॉन कहां इकट्ठा होगा? तो कहोगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा किसके थ्रू? ETS। कह रहा वहां हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन कहां इकट्ठा होगा? तो कहोगे ये बताओ पूछ किस में रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? अगर क्लोरोप्लास्ट में पूछ रहे तो ल्यूमेन में, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रहे तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। कह रहा लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द काज, कारण क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कह रहा इसको समझने के लिए हमको फिर देखना पड़ेगा क्या? एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन। तो चलो फिर से समझ लेते, कोई बात नहीं। पहली बात कह रहा है स्प्लिटिंग कहां करोगे? कहां करोगे? अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ करोगे तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो बनेंगे किससे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो कहां इकट्ठा हो जाएंगे? ल्यूमेन। कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा, ये पहला कारण है। अच्छा डायग्राम देख लो, डायग्राम में वही कहानी है। यहां वाटर टूटा तो H+ देखो अंदर रिलीज हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इतना खराब रेड कलर में लिख दिए हैं, ये PQ लिखा है, यहाँ PQH2 लिखा है। अपनी बुक में देखो। अरे बुक में तो देखो भैया, बुक में दिख रहा होगा। अच्छा बुक में भी नहीं दिख रहा है? तो यहाँ PQ लिखा है, यहाँ PQH2 लिखा है। देखो ये प्रोटॉन अंदर आया, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये ऐसे सर्कुलेट किया, लेकिन फाइनली इसको समझ में आ गया गलती हो गई है, प्रोटॉन यहाँ छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम। इसने किसको दिया? प्लास्टोसाइनिन। इसने किसको दिया? PS1। उसने FD, उसने FNR। वहां पहुंचे तो हाइड्रोजन इस्तेमाल करके क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, बात खत्म। ये दूसरी मैकेनिज्म है एक्सप्लेन करने की। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी फोटो सिस्टम में तो प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहां से कहां? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। कह रहा दिस हैपन बिकॉज, क्या? जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है? साइड। जरा नाम बताओ इसका बस।
ये PQ है, ये क्या है PQ, प्लास्टोक्यूनॉन। किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, देना किसको चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कैरियर को, लेकिन दे किसको दिया, हाइड्रोजन। अपना ही नाम बदल लिया है, PQ किस में कन्वर्ट हो गया, PQS2 में। ठीक है, हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव ए टान, कहां से, स्ट्रोमा, व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। दिस मॉलिक्यूल पास करेगा इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि कहां है, इनर साइड। यह है कौन, ये साइटोक्रोम B6F है। प्रोटॉन को कहां रिलीज कर देगा, इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन साइड। फिर कह रहा है NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां लोकेटेड है, बाहर की तरफ लोकेटेड है। इसी नाते इलेक्ट्रॉन जब उसके पास आएगा फ्रॉम द एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, PS1, तो प्रोटॉन भी तो चाहिए किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो ये प्रोटॉन कहां से यूज कर लेंगे, लिखा है दिस प्रोटॉन रिमूव फ्रॉम कहां से, स्ट्रोमा। कह रहा है हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा क्या होंगे, घटेंगे। व्हाइल इन ल्यूमेन एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, दिस क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन एज वेल एज, क्या घटा देगा, पीएच किसमें, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का पीएच कम हो जाएगा, स्टोमा का पीएच ज्यादा। ल्यूमेन वो पीएच वाली बात लिख लिए थे ना। कह रहा है इतना क्यों परेशान हो, लिखा है व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। कह रहा है इतनी देर से प्रोटॉन ग्रेडियंट काहे समझ रहे हो, पढ़ने के लिए क्यों परेशान हो। तो देखो कह रहा जब ये ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज का मतलब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो, ब्रेकडाउन। लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बनेगी। अब टूटेगा कैसे, तो प्रोटॉन मूव करेगा अपने हाई से अपने लो। अब हाई से लो कहां जाना, तो भाई अगर क्लोरोप्लास्ट में है तो कुछ और होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में तो कुछ और होगा। कह रहा दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो कहां चले जाएंगे, ल्यूमेन से कहां चले जाएंगे, स्ट्रोमा। अब आगे लिखा है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये अभी मैंने नहीं बताया कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल क्या। तो साइड हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हम्म हम्म हम्म। इनके मन का अच्छा सवाल है, कोई सब लोग देख लो। यहां H+ लो, यहां H+ हाई। अगर लो से हाई कोई चीज आएगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आई तो एनर्जी नहीं लगी होगी, हाँ या ना। तो ये हाइड्रोजन एक्टिव आया कि पैसिव है, एक्टिव। इसी नाते इसको प्रोटॉन पंप कहते हैं। तो लिखा है कि प्रोटॉन पंप किया गया, पंप का मतलब एनर्जी लगी है। हाँ हेडिंग डालें, हेडिंग डालें मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और अब ये नीचे वाला डायग्राम बनना है, इतना, अब इतना डायग्राम बनना है, इतना। ये एटीपी बनने की मैकेनिज्म है और इसके ऊपर वाला ग्रेडियंट बनाना है, तो इतना बनाना है। छोटा सा डायग्राम बना लेंगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, किसी के यहां कुछ छूटा था वो पूरा कर ले। स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है। ये इतनी मोटी यहां से यहां तक मेम्ब्रेन है, किसकी, थाइलेक्वाइड की। तो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ल्यूमेन होगा और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ स्ट्रोमा होगा। ये पूरा एरिया क्या है, स्ट्रोमा है। ये भी पता है कि ल्यूमेन में H+ ज्यादा तो स्ट्रोमा प्लस कम। पता है क्यों, उसका एक अलग कारण है। अब होता क्या है कि एटीपी बनती कैसे ये समझना है। तो भाई यहां H+ है ज्यादा और यहां H+ है कम,
तो कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है तो H+ भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे किससे? इतनी मोटी तो मेम्ब्रेन है ना, उसको पार करना है। तो मेम्ब्रेन पार करने के लिए यहां पाया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ये है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ये बनाया किसने है? तो कहोगे CF0 ने बनाया है। CF0 इसी मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। तो CF0 से जुड़े दो सवाल, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, इसी ने ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाया, और बनाया सिर्फ इस पर्पस से है कि ये प्रोटॉन इस ल्यूमेन से निकल के कहाँ आ सके, स्ट्रोमा में आ सके। इसने अपने अंदर से रास्ता दिया है, तो रास्ता दिया तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा। यहां तक देखो इसके अंदर रहा, फिर देखो मेम्ब्रेन से बाहर आ गया। जैसे मेम्ब्रेन से बाहर आएगा तो इसके बगल से गुजरेगा। अब बगल में कौन सा हिस्सा है? CF1 पार्ट है। तो CF1 पार्ट और CF0 दोनों की पोजीशन में अंतर है। ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ये मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ है। किधर की तरफ? स्ट्रोमा की तरफ निकला हुआ है। तो जैसे इसके बगल से हाइड्रोजन जाएगा वैसे इसमें हो जाएगा, जो इन दोनों को मिला के कहते हैं ATP सिंथेज एंजाइम। इसमें हो जाएगा कन्फर्मेशनल चेंज। और इस कन्फर्मेशनल चेंज से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे? ATP। तो तुरंत ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं है, सिंपली स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन है, मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है। मेम्ब्रेन में क्या है? तो मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम CF0 है। मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ क्या निकला है? CF1। दोनों को मिला करके F0 F1 भी कहते हैं, मिला करके F0 F1, या इन्हीं को ATP सिंथेज कहते हैं। इसमें वास्तव में एक्चुअली यही ATP सिंथेज है, क्योंकि इसका काम तो केवल चैनल बनाना है। जैसे ही प्रोटॉन इसके बगल से गुजरा क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशनल चेंज। क्या रिलीज होगी? एनर्जी। उसी का इस्तेमाल करके ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो ATP बनाना था, वही बन गया है। तो ATP बनने में हुआ क्या है? प्रोटॉन मूव किया है। कहां से कहां? प्रोटॉन मूव किया है ल्यूमेन से स्ट्रोमा। किसके थ्रू मूव किया है? तो कहोगे थ्रू ATP सिंथेज। और ATP सिंथेज में किसके थ्रू मूव किया है? तब आंसर क्या दोगे? CF0। जो धसा हुआ है उसने क्या बनाया है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो ATP बनने की मैकेनिज्म में केवल एक लाइन है। ATP कब बनती है? ATP कब बनती है? तो कहोगे जब प्रोटॉन मूव करता है। कहां से कहां? ल्यूमेन से स्ट्रोमा। किसके थ्रू? थ्रू कहोगे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम। एक लाइन लिख लो। ATP forms when? ATP forms when? कब? When H+ move from कहां से कहां? फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ल्यूमेन टू स्ट्रोमा थ्रू किसके थ्रू गया? थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ क्या? ATP सिंथेज एंजाइम। ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम। ये बेटा बढ़ा लिया ये ATP सिंथेज एंजाइम। इस हेडिंग की सबसे आखिरी कंक्लूसिव लाइन इस पूरी कहानी की क्या 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 आवश्यकता है? क्वेश्चन पूछता है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को क्या क्या चाहिए? तो देखो क्या चाहिए। पहले तो एक मेम्ब्रेन चाहिए, नहीं चाहिए? पहले तो एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? थाइलेक्वाइड की या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर दूसरी चीज चाहिए प्रोटॉन का पंप,
जो प्रोटॉन को लो से हाई लाए, लो से हाई का मतलब स्ट्रोमा से ल्यूमेन में लाए। फिर तीसरा चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और चौथा चाहिए एटीपी सिंथेज। 4 चीजें चाहिए। पिछले के पिछले साल पूछा गया है केमी ऑस्मोटिक्स या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को क्या 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 चाहिए। क्या चाहिए? 4। पहले क्या चाहिए? मेम्ब्रेन, और क्या? प्रोटॉन पंप, और क्या? प्रोटॉन ग्रेडियंट, और क्या? एटीपी सिंथेज। तो लिख लो एक लाइन, केमी ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक रिक्वायर। इसको क्या क्या चाहिए? इसको 4 चीजें चाहिए। इसको चाहिए ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन चाहिए। इसको चाहिए प्रोटॉन पंप, इसको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इसको चाहिए एटीपी सिंथेज। प्रोटॉन पंप का नाम क्यों ले लिए? तो कहोगे ये पंप करेगा किसको? H+ को। कहां से कहां? स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों चाहिए? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इस नॉट चाहिए कि इसका होगा क्या? ब्रेकडाउन। कब? जब H+ मूव करेंगे कहां से कहां? ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। एटीपी सिंथेज क्यों चाहिए? तो एटीपी सिंथेज क्या करेगा? एटीपी की सिंथेसिस कराएगा। बस। प्रोटॉन पंप क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पंप करना प्रोटॉन को कहां से कहां? स्ट्रोमा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्योंकि उसका जब टूटना होगा तो एटीपी बनेंगे। टूटेगा कब? जब H+ मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा। और एटीपी सिंथेज में तो CF0 और Fi। खोलो एनसीईआरटी। हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, यहां तक। ये देखो, यहां से पढ़ेंगे। लिखा है कि ग्रेडियंट टूटेगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहां जाएगा? स्ट्रोमा थ्रो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। और चैनल कौन बनाएगा बेटा? CF0। और CF0 किसका हिस्सा है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एंजाइम में 2 हिस्से हैं। एक का नाम CF0 जो धंसा है कहां? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इसने बनाया क्या? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। क्यों बनाया? क्योंकि ये कैरी कराएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब पैसिव हुआ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन जो दूसरा वाला पोर्शन उसका नाम CF1 है, निकला हुआ है कहां? बाहर की तरफ। किधर की तरफ? फेस कर रहा है स्ट्रोमा को। जब टूटेगा क्या? ग्रेडियंट। तो मिलेगी क्या? एनर्जी। क्या हो जाएगा? सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कन्फर्मेशनल चेंज किसमें होगा? CF1 में होगा या एटीपी सिंथेज, जिससे एंजाइम क्या करेगा? बहुत सारे बना देगा एटीपी। ये आया केमी ऑस्मोसिस को क्या क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए, पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेज। एनर्जी किसमें खर्चा होगी? पंप में खर्चा होगी,
अक्रॉस मेम्ब्रेन टू क्रिएट क्या ग्रेडियंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेक्वाइड ल्यूमेन। और सिंथेज क्या करेगा, उसमें चैनल होगा, फिर वही कहानी, डिफ्यूजन होगा, प्रोटॉन वापस आएंगे कहाँ, फिर से स्ट्रोमा में, और जब स्ट्रोमा में आएंगे तो फिर से रिलीज होगी एनर्जी, फिर से एक्टिवेट होगा, क्या बनाएगा, एटीपी। तो ये फिर से कहानी दोबारा बता दिए हैं। ये 3 लाइनें यहां लिखी होनी चाहिए, ये 3 लाइनें यहां होनी चाहिए। तो हेडिंग डालें, यूज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएस, यूज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, एनसीईआरटी वाले कोई भी हेडिंग नहीं डाले हैं, सब क्वेश्चन डाले हैं, आपको आंसर सबके देने हैं। शुरू करें। देखो केबी ऑस्मोटिक पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो चुका है, अभी चीजें रिलैक्स हैं। अभी डार्क रिएक्शन सबसे आसान है, इस चैप्टर में सबसे टफ क्वेश्चन यही बनेगा केमी ऑस्मोटिक से। इतना पीक्यू पीक्यूएस2 ऑन अंदर कौन बाहर, दिमाग हिला हुआ है। अंदर अंदर कौन कौन है, PS2 अंदर, PQ बाहर, PQS2 अंदर, साइटोक्रोम B6F अंदर, और प्लास्टोसाइनिन अंदर, PS1 बाहर, FD बाहर, FNR, बस सब इतने बाहर इतने अंदर। कुछ कौन अंदर है कौन बाहर है पूछेगा एग्जामिनर। हेडिंग डालें, यूज ऑफ ATP एंड NADPH। तो ये यूज बेटा कहां होंगे, तो कहोगे डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन, या इसी का और नाम एक है, बायोसिंथेटिक फेज। लिखे नहीं सुने, जरा इधर देखें। अभी बता है कि जब लाइट रिएक्शन कराएंगे जो 2 दिन से चल रही है, अब खत्म हुई है, तो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। आराम से बताएं, जल्दी नहीं है। तो एक प्रोडक्ट तो इसका एटीपी है, दूसरा प्रोडक्ट NADPH है, और एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज हो जाएगी आउट इन एटमॉस्फेयर, भाई ल्यूमेन में गिरेगी और फिर अंत एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, बात खत्म। लेकिन ये जो 2 चीजें ये बने कहाँ हैं, मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन पर तो ये बने थे, ये अब यूज हो जाएंगे किसमें, डार्क रिएक्शन। तो यूज इन डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में कहां यूज होंगे, तो देखो कहां यूज होंगे। डार्क रिएक्शन में तो सिर्फ इतना काम होना है, ग्लूकोज बनाना है किससे, CO2। तो ये जो NADPH2 और ATP हैं ये दोनों कहां यूज हो जाएंगे, CO2 से ग्लूकोज बनाने में। CO2 से ग्लूकोज बनाने को कहोगे क्या, रिडक्शन। क्या कहोगे, रिडक्शन। तो बताओ यहां रिड्यूसिंग पावर कौन है, यहां रिड्यूसिंग पावर कौन है, तो भैया जो रिडक्शन कराएगा वही रिड्यूसिंग पावर है। तो ये दोनों ATP और NADPH2 को कहा जाता है
रिड्यूसिंग पावर, आया हुआ सवाल है, रिड्यूसिंग पावर फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, तो आंसर क्या देंगे, NADP और ATP, लिखो इतना। अब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। सर देखें, होना वास्तव में सिर्फ ये है, सिर्फ हमको CO2 से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं कि सीधे CO2 से ग्लूकोज बन जाए, तो कठिन थोड़ा कर लेते हैं। कठिन ये है कि जो CO2 है वो CO2 एक्सेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड कर लेते हैं तो बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या बनेगा देखेंगे। और इसी स्टेबल प्रोडक्ट के रिडक्शन से बनता है ग्लूकोज। तो थोड़ा चेंज कर लिया, CO2 से ग्लूकोज सीधे नहीं बनाया है, पहले क्या बना लिया है, स्टेबल प्रोडक्ट, फिर क्या बना लिया, ग्लूकोज। ये जो घटना यहां हो रही है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोक्साइलेशन। क्यों? अगर किसी मॉलिक्यूल में आप CO2 जोड़ोगे तो ये कार्बोक्साइलेशन है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा और कठिन कर लेते हैं। CO2 का CO2 एक्सेप्टर है RUBP, अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इसका रिडक्शन जब होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। यहां घटना कौन सी हुई है, कार्बोक्सिलेशन। तो फ्री में तो होगी नहीं, कार्बोक्सिलेशन में लगेगा एंजाइम, नहीं लगेगा कि बगैर एंजाइम हो जाएगा। तो जरा बताओ यहां कौन सा एंजाइम लगेगा, तो यहां एंजाइम लगेगा रुबिस्को। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, PGA कहते हैं। कितने कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें कितने, और इसमें 1 कार्बन होता है, इसमें कितने होंगे, ये कौन सा हिसाब है, मतलब इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें 5 कैसे हो गए। तो ये तो अभी अभी पता चला है 2 बनते हैं, समझ रहे हो। बहुत दिनों तक वैज्ञानिक ये समझते रहे कि भाई CO2 1 कार्बन, प्रोडक्ट में 3 कार्बन, तो एक्सेप्टर में 2 कार्बन। पता नहीं कितने दिनों तक ये माना गया कि एक्सेप्टर में 2 कार्बन होंगे, लेकिन बहुत दिनों का काम जब किया गया तो फाइनली पता चला नहीं। ये जो गणित है कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तभी यहाँ 3 होगा, ये तो अनपढ़ों वाली गणित है। वैज्ञानिकों वाली गणित क्या है कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, 5। तो यहाँ कितने कार्बन हैं, 5। यहाँ कितने कार्बन है, 1। और यहाँ कितने हैं, 3। तो 3 कहाँ गए, तो 3 कहीं गए नहीं, ये बन गए हैं इसके 2 मॉलिक्यूल। तो जब 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे। चलो वैज्ञानिकों ने ये भी मान लिया, फिर लेकिन वैज्ञानिकों की आत्मा शांत होती नहीं है। फिर ये पता करने लगे कि क्या सभी प्लांट में ये 3 कार्बन वाला ही पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो मिल गया गन्ना, शुगर केन। और शुगर केन में जब एक्सपेरिमेंट किए तो कहानी ही पूरी पलट गई। ये पहला प्रोडक्ट मिल गया 4 कार्बन का। अब बहुत कंफ्यूजन हो गया। फिर देखो CO2 लिए, PEP लिए और दोनों को जोड़ दिए और क्या बना लिए, ऑक्जेलो
एसिटिक एसिड और इसका रिडक्शन किए तो क्या बना लिए? ग्लूकोज। एंजाइम बताओ यहां, एंजाइम बताओ भाई। तो एंजाइम है पेप्केज, पीईपी केज। कितने कार्बन इसमें? एक कार्बन, इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन। इसको 60 फॉर्म में OAA कहते। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई क्या? पहली बात कि जब कभी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है तो एक घटना होती है कार्बोक्सिलेशन, उसमें CO2 किसी न किसी मॉलिक्यूल से जुड़ता, उसका नाम CO2 एक्सेप्टर या इसको प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी कहते हैं। ठीक, CO2 एक्सेप्टर से जुड़ेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, से ग्लूकोज बनेगा। थोड़ा और सही हो गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP है जो CO2 से जुड़ के पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA बनाता है। इसमें 1 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो इसके 2 मॉलिक्यूल। फिर ये पता चला कि इसमें एंजाइम भी लगता, कौन सा? रूबिस्को। फिर थोड़े दिनों बाद ये पता चला कि सभी पौधों में ऐसा नहीं होता है, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का। तो कहा जब स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है तो एक्सेप्टर बदल गया होगा। तो एक्सेप्टर मिला कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, उसका नाम PP था। तो यहाँ एक्सेप्टर 5 कार्बन का, यहाँ एक्सेप्टर 3 कार्बन का, यहाँ प्रोडक्ट 4 कार्बन का, यहाँ प्रोडक्ट 3 कार्बन का, यहाँ एंजाइम रूबिस्को और यहाँ एंजाइम। तो फाइनल बात बताई गई क्या? दुनिया में पौधे हैं 2 प्रकार के। दुनिया में पौधे हैं 2 प्रकार के। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है और कुछ ऐसे हैं जिनका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4। जिनका 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट है उनको कहा गया C3 प्लांट, और जिनका 4 कार्बन का था उनको कहा गया C4 प्लांट। इसमें जो पाथवे था उसको कहा गया C3 पाथवे और इसमें जो पाथवे था उसे कहा गया C4 पाथवे। तो C3 पाथवे और C4 पाथवे या C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या अंतर है? तो ऐसा कोई भी पौधा जिसका प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, उसका नाम C3 प्लांट और साइकिल C3 पाथवे, और जिसमें पहला कार्बन, पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का, उस प्लांट का नाम C4 प्लांट और पाथवे C3। इन दोनों में हमको सिर्फ कंपेयर बता दीजिए आराम से। C3 पाथवे के 3 क्वेश्चन लिखो, नहीं लिखने से कुछ होना नहीं है, घर में लिख लेना। C3 पाथवे के 3 क्वेश्चन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन, एंजाइम कौन, प्रोडक्ट कौन? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP, एंजाइम, प्रोडक्ट PGA, और C4 का एक्सेप्टर PEP, एंजाइम पेप्केज और प्रोडक्ट लिखो। लिखें? अब तो सब पता ही है, बस केवल लिखना है। तो लिख लो, फॉर C3 प्लांट या C3 पाथवे, जनरल है, 3 बातें बताओ। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा? RUBP, जिसमें कितने कार्बन? 5 कार्बन, और ये कीटोज शुगर है। खत्म। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? PGA, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और एंजाइम ऑफ कार्बोक्साइलेशन, बताओ, रूबिस्को।
सही करना, आर कैपिटल यू छोटा, बी कैपिटल, फिर आई छोटा, एस छोटा, सी कैपिटल, ओ कैपिटल। फिर वही बात कहानी, फॉर C4 प्लांट या C4 पाथवे। वही क्वेश्चन 3 का जवाब, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। बताओ, PEP फुल फॉर्म फास्फो इनाल पाइरुवेट। कितने कार्बन? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, बताओ क्या है? OAA ऑर्गेनिक एसिड है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। और एंजाइम ऑफ प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां तो प्राइमरी नहीं लिखे हैं, यहां प्राइमरी लिख दिए हैं, क्योंकि यहां 2 बार CO2 का कार्बोक्स मतलब 2 कार्बोक्सिलेशन होते हैं। जब 2 होंगे तो पहला वाला याद रखोगे। तो पहला कार्बोक्सिलेशन का एंजाइम कौन सा है? पेप्केज। अगर आपको इतना याद रहा तो प्रीवियस ईयर के ज्यादातर क्वेश्चन आप सही कर लोगे, इतने से ही केवल। साइकिल के अंदर तो बात अलग है। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए, 2-3 अंडरलाइन कर देते हैं। किन पौधों को C3 पौधों कहोगे? जिनका पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होगा। और किन को C4 कहोगे? जिनका पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा। 3 का होगा तो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर 5 कार्बन का होगा। और अगर 4 का होगा तो एक्सेप्टर 3 कार्बन। चलो भैया एनसीईआरटी ओपन कर लो। एनसीईआरटी ने कोई हेडिंग नहीं डाली, सब सवाल पूछ लिए हैं। ATP NADP कहाँ यूज होगे? तो कह रहा है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, ATP NADPH। देखो कहीं NADPH लिखते हैं और कहीं NADPH+H+ लिखते हैं। और क्या है? O2। कह रहा इसमें से O2 तो निकल जाएगी क्लोरोप्लास्ट से बाहर, लेकिन ATP और NADPH कहाँ यूज हो जाएगी? किस प्रोसेस में? सिंथेसिस ऑफ फूड, जिसको हम कहेंगे क्या? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट, ये पुरानी कहानी रिपीट कर दिए। डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये पुरानी कहानी। और वो है कौन? ATP ने। CO2 भी तो खर्चा होगा, वाटर भी तो खर्चा होगा। तो ये मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूं। डार्क रिएक्शन में क्या 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 लगता है? 4 क्या है? CO2 लगता है, वाटर लगता है, ATP लगता है, NADPH2 लगता है। यू में वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाई। वेरीफाई क्या कर रहा है? कह रहा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लाइट बंद कर दो तो लाइट रिएक्शन तो तुरंत बंद हो जाएगी। डार्क रिएक्शन थोड़ी देर चलेगी। क्यों? जो ATP NADPH2 बने वो जब तक रहेंगे तब तक चलेगी। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम, देन क्या? स्टॉप। फिर से लाइट दोगे फिर से शुरू हो जाएगी। फर्जी कहानी यहां बहुत लिखी है। लेट अस नाउ सी हाउ ATP, पढ़ाए कुछ नहीं, केवल कंफ्यूज कर रहे हैं
ATP and NADPH used in biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 combined with water to produce glucose or sugar. It was interest to scientists to find out how this reaction proceed and what is the first product form. जब CO2 को फिक्स किया जाए तो कह रहा है जस्ट, ये अभी नहीं बताया है, कल बताएंगे। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 बहुत सारे प्रयास किए गए, लोगों को समझाया गया कि रेडियो एक्टिविटी उतनी खतरनाक नहीं है, फायदे भी है। ये रटना है, अभी आज रट लेंगे, कल समझ लेंगे। मेल्विन केल्विन ने क्या यूज किया? कार्बन 14 यूज किया। कहाँ यूज किया? एल्गल फोटोसिंथेसिस में यूज किया। और तभी डिस्कवरी हो गई कि पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था? 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। इन्होंने ही पूरा पाथवे भी बताया था, जिसको कहते क्या है? केल्विन साइकिल। पहला प्रोडक्ट कौन सा था? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसको जल्दी में क्या बोलते हैं? PGA। कितने कार्बन? हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। साइंटिस्ट हमेशा प्रयास करते रहते, क्या सभी प्लांट में PGA ही बनता है आफ्टर CO2 फिक्सेशन, या कुछ और भी बनता है? तो एक्सपेरिमेंट करते रहे तो अंततः पता चला कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन ये ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन कितने कार्बन? कितने कार्बन? 4 कार्बन। और उसका नाम क्या? ये भी ऑर्गेनिक एसिड था, बस नाम। इसका मतलब CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का होगा, यहां से टिक कर लो। ऐसे पौधे जिनका पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन? 3 कार्बन का, उसका नाम। और जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का, उनका नाम C4 पाथवे। दोनों ग्रुप आप प्लांट को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम बता दो, बस बताओ भाई। लेट अस नाउ आस्क आवर सेल्फ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहा है, जितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन आइटम होंगे आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2? दिस द स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली शोज दैट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या लिखा है? 5 कार्बन। ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटो शुगर, जिसका नाम RUBP, फुल फॉर्म रिबुलोज बिसफॉस्फेट लिखा है। डिड यू थिंक दिस पॉसिबिलिटी, क्या कोई और संभावना है? कह रहा परेशान ना हो, साइंटिस्ट ने बहुत कुछ प्रयास किया, लंबा समय खर्चा किया, एक्सपेरिमेंट किया, और तब पहुंचे क्या? आल्सो बिलीव दैट साइंटिस्ट प्रोडक्ट वाज 3 एसिड। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, लेकिन मिला कितने का? तो इस 2 कार्बन वाला नहीं, क्या मिला? 5 कार्बन। समझाए कम है, कंफ्यूज ज्यादा कर दिए हैं, ठीक है। इसी नाते जो नोट्स लिखाए हैं उसी से आप पढ़ लीजिएगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। बस आज इतना ही।